Right. Hello students. Okay. Today's topic is chemical properties of ether. Chemical properties of ethers. ये लेक्चर नंबर 5 है यूट्यूब में, मतलब 4 ऑलरेडी अपलोड हो गए, ये 5वां है। अगर हुआ तो एक हो जाएगा वो 6th। तो पूरा चैप्टर ईथर कंप्लीट आपको 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट मिल जाएगा। तो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 5th वीडियो। और सीक्वेंस में देखना, अगर सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा ये। राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। मतलब जैसे कि अपन इसे प्रीवियस क्लास में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो ईथर्स है जनरली वो रिएक्ट होते हैं या नहीं रिएक्ट होते, फिर रिएक्ट होते हैं तो कौन से कंडीशन में रिएक्ट होते हैं, किसके साथ रिएक्ट होते हैं, क्या फॉर्म हो सकते हैं, ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज अपन स्टडी करेंगे। तो जनरली अपन केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, म्हणजे ईथर्स का एक टेस्ट रहेगा, सिंपल टेस्ट। मतलब हाइड्रोकार्बन से ईथर्स को आइडेंटिफाई कर, सपोज आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया मैंने और एक ईथर दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारा सिंपल एक टेस्ट है ईथर्स के लिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं अपन इसे। उसके बाद में रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स। ईथर में जो साइड में अल्किल ग्रुप्स है ना, ऑक्सीजन बीच में रहता और ऑक्सीजन के सराउंडिंग अल्किल ग्रुप्स होते ना, तो ये अल्किल ग्रुप्स ही इन्वॉल्व होने की रिएक्शंस, ऑक्सीजन को कुछ करने का नहीं है। सराउंडिंग जो अल्किल ग्रुप्स है उसके ऊपर होने वाले रिएक्शंस, उसके ऊपर होने वाले रिएक्शंस। ओके। तीसरा कैटेगरी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ईथर में जो CO बॉन्ड है ना, दोनों तरफ से CO बॉन्ड है, तो वो CO बॉन्ड ब्रेक होना। तो फर्स्ट अपन स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट कैटेगरी टेस्ट ऑफ ईथर। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। तो पहला ईथर का तो फर्स्ट पॉइंट है, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ईथर्स जो है वो न्यूट्रल्स है। जैसे कि फिनॉल है तो फिनॉल H+ आयंस रिलीज करते हैं, ऐसा कुछ रिलीज नहीं होता यहाँ से, इसलिए ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। और दूसरी बात अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ईथर्स आर इनर्ट कंपाउंड बोल सकते हैं। जनरली ईथर्स आर इनर्ट कंपाउंड्स। ईथर्स को अपन इनर्ट भी कंपाउंड बोलते हैं। क्या रीजन है इनर्ट बोलने के लिए बोले तो, जो ईथर्स में जो COC जो बॉन्ड है, COC बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल। COC बॉन्ड इज स्टेबल। तो ये COC बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से, COC बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से ईथर्स नॉर्मल कंडीशन में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो किसके साथ रिएक्ट नहीं होती है? सो ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस के साथ, कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ। मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, आराम से देख लीजिए। कोल्ड और डाइल्यूट एसिड के साथ ईथर्स रिएक्ट नहीं होते, बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। ये हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट नहीं होते। राइट। तो फिर रिएक्ट होते हैं किसके साथ? होते हैं
कंडीशन चेंज करना पड़ता। बट जो ईथर्स है, ईथर्स आर dissolve in hot, हम कोल्ड बोले थे, हॉट डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व होके ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म होता है? ऑक्सोनियम साल्ट। और ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द distinguishing ethers from हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन से ईथर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। ईथर्स को हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ, या फिर डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर अपन रिएक्ट करते हैं तो ईथर्स इसमें डिसॉल्व होकर एक ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म करता है, और ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म होने की वजह से अपन ईथर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके हाइड्रोकार्बन से। तो एग्जांपल के लिए रिएक्शन देख लीजिए कैसा होता है रिएक्शन। सपोज एक ईथर लिया अपन CH3CH2 वो C2H5 और इसको अपन H2SO4 ऐड कर रहे हैं, हॉट कंडीशन है। तो यहाँ से H2SO4 में जनरली एक फर्स्ट टाइम H प्लस आयंस रिलीज हुए तो बचा गया SO4 माइनस आयन, और यहाँ ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहाँ दोनों पेड़ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटोनेट होने के बाद क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, C2H5, ये वाला C2H5, और वो के ऊपर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में चला गया तो यहाँ प्लस चार्ज, और इधर भी क्या है C2H5, ये हो गया, और इसके बाहर कौन है HSO4 माइनस, ये हो गया ऑक्सोनियम साल्ट। ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सोनियम साल्ट बोलते हैं, राइट, समझ में आया? ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ethers are neutral compound in aqueous medium. In ethers are inert compound due to COC bond is quite stable. ईथर में जो COC बॉन्ड है वो quite stable होने की वजह से ethers जनरली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते, और किसके साथ रिएक्ट नहीं होते बोले तो ethers do not react with any bases और डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट नहीं हो सकते। बट ईथर्स जब अपन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ईथर्स से हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होके क्या फॉर्म होता है, हॉट कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, तो ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म होता है, और इस टेस्ट की वजह से अपन हाइड्रोकार्बन से ईथर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ये हो गया अपना पहला। दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स। दूसरा है सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन involving alkyl group of ether। मतलब सीधा मीनिंग है यहाँ पे, जो भी तुम ईथर ले रहे हो उसमें ये जो पार्ट है, ये सराउंडिंग पार्ट, इसको बोलते हैं अपन अल्काइल ग्रुप, वो ही इन्वॉल्व होगा इस टाइप के रिएक्शन में है। अपने तो इसको कुछ भी करना नहीं है, ये ऑक्सीजन को कुछ करना नहीं है, कांस्टेंट रखना है, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इन्वॉल्व होने वाले कौन है, ये साइड के अल्किल ग्रुप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं।
तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, मतलब ईथर्स अपन एयर मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ईथर्स आता है फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कि ईथर्स को एयर के कांटेक्ट में ले गए और वहां से 2-3 सेकंड या 1 मिनट के बाद और वापस ला लिया, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक। मतलब ईथर्स व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फॉर्म होगा पेरोक्साइड फॉर्म होगा, ईथर्स का पेरोक्साइड में कन्वर्शन होगा। और ये जो पेरोक्साइड है ये थोड़ा सा ये जो रिएक्शन है अनडिजायरेबल रिएक्शन है ये, मतलब इसको अपन थोड़ा सा अनडिजायरेबल है। क्यों है बोले तो यहाँ जो फॉर्म हो रहा पेरोक्साइड वो एक हजारडस सब्सटेंस है, और ये जो पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज भी हो सकता वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर के साथ साथ भी वायलेंट करते हुए डिकम्पोज होगा, और वो हजारडस सब्सटेंस है, और ये रिएक्शन अनडिजायरेबल है। तो एग्जाम के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 CH3 ले रही है, डाइइथाइल ईथर ली है, डाइइथाइल ईथर, और इसको यहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट से अगर अपन तो एटमॉस्फेयर जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अपन ये लॉन्ग टाइम कांटेक्ट में रहना चाहिए ऑक्सीजन। तो क्या होगा, सिंपल है, तुमको एक पॉइंट बताता, जैसे क्यूमिन से अपन फिनॉल प्रिपरेशन किया ना, क्यूमिन टू फिनॉल प्रिपरेशन, तो जब अपन क्यूमिन से फिनॉल प्रिपरेशन करते हैं तो क्यूमिन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एयर के कांटेक्ट में क्यूमिन ऑक्सीडाइज होके क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता। वहां पे मैंने मैकेनिज्म बताया था, क्यूमिन टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता बोले तो यहाँ ऑक्सीजन के बाजू में क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स, ये वाला लो या फिर ये वाला लो, कौन सा लो सिमेट्रिकल है, तो ये ऑक्सीजन को यहाँ इस हाइड्रोजन को जोड़ दो, मतलब ऐसा CH3 CH, यहाँ पे CH2 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पेरोक्साइड फॉर्म में ऐसा जोड़ दो, और यहाँ से निकले वाला हाइड्रोजन आफ्टर ऑक्सीजन ऐड कर दो, बाकी का जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा CH2 CH3, राइट। ये देखो वो बॉन्ड लिंकेज है ना ऑक्सीजन के बीच में, सिंगल बॉन्ड लिंक पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं उसको अपन, और ये जो पेरोक्साइड है तो ये रिएक्शन होगा। किसी भी ईथर को अगर अपन एयर के कांटेक्ट में लाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तो क्या फॉर्म होता, पेरोक्साइड। और ये जो रिएक्शन है ये अनडिजायरेबल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि वहां जो फॉर्म हो रहा पेरोक्साइड वो डिकम्पोज होता, वायलेंटली डिकम्पोज होता एट हाई टेम्परेचर, और वो जो पेरोक्साइड है वो थोड़ा सा हजारडस केमिकल सब्सटेंस है, इसीलिए ये रिएक्शन अनडिजायरेबल है। ओके, ठीक है, 2 रिएक्शन हो गए। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड को तोड़ना है, अभी हमें CO बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, बीच में से तोड़ना है इनको, इसे यहां से तोड़ना है। तो इसमें भी A B C 3 रिएक्शन है। पहला
reaction with hot dilute H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अभी यहां पर सिमेट्रिकल लो या फिर अनसिमेट्रिकल लो, नो प्रॉब्लम। ईथर when react with dilute बोले तो H2O, dilute H2SO4 और हीट, हॉट कंडीशन है तो हीट का सिंबल दे दिए, तो आंसर क्या फॉर्म होता? अल्कोहलिक फॉर्म होता। बस एक कंसेप्ट है रिएक्शन का, मेन कंसेप्ट ये किसी भी ईथर्स को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल लेते हैं आप तो सेम अल्कोहल फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं तो टू डिफरेंट अल्कोहल फॉर्म होते हैं, राइट? ओके, तो आप देख लीजिए, सपोज CH3 CH2 वो CH2 CH3 अपन लिए यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर प्लस इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं अपन बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट बोले तो H2O रहेगा वहां पे, लिखने के लिए H2SO4 लिखो, पर रोल किसका है? H2O का है यहाँ पे। तो डायरेक्ट मैकेनिज्म पे न जाते हुए अपन जस्ट यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, H प्लस है OH माइनस, H प्लस OH माइनस आयंस लेते हैं। तो जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है, पर यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं चलेगा, SN1 ही चलेगा, SN2 ही चलेगा, SN1 का कुछ यहाँ पे नहीं है, SN2 ही रिएक्शन होगा यहाँ पे। SN1 से भी एक ही प्रोडक्ट आएगा, SN2 से भी एक ही प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे कुछ रोल नहीं है SN1 SN2 का। नेक्स्ट टॉपिक में SN1 SN2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी कुछ नहीं है। अभी सीधा सीधा क्या करना है आपको, तुम्हारे मन में आया वो बॉन्ड ब्रेक कर दो। सपोज इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग दो कार्बन है, ओके? तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जब मूव होंगे तो तब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी टाइम पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये दो बॉन्ड CO बॉन्ड जब ब्रेक होने स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तब ये H प्लस आयंस ऑक्सीजन की तरफ आएंगे और ये OH माइनस आयंस ये वो बाजू वाले कार्बन के जहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा वहां पे OH माइनस आयंस, और जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा उसके ऊपर प्लस H प्लस आयंस। तो क्या हो रहा, प्रोडक्ट तो एक ही फॉर्म हो रहा ना, अल्कोहल ही, CH3 CH2 OH, और सेम उसी तरह CH3 CH2 OH, मतलब टू मोस्ट लिख दिए तो चल जाएंगे, हो गया? ये सिमेट्रिकल के केस में। अगर आप अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे CH3 CH2O CH3, राइट, प्लस H2O, हाँ यहाँ लिखना है डाइल्यूट H2SO4 हॉट कंडीशन, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन H प्लस और OH माइनस। अभी कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे अपन, ये वाला या ये वाला? लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर राइट साइड वाला? थोड़ा सा मतलब अगर डीप में तुमको पूछा कोई तो ये दोनों में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस, अगर तुमको आंसर लाना है तो कौन सा ब्रेक करो, आंसर तो वही आएगा। पर एक ऐसा मैं क्वेश्चन पूछ रहा आपको कि इस साइड वाला ये समझो और इस साइड वाला बॉन्ड भी समझो, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस है यहाँ पे? तो बी वाला बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। क्यों? अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होते तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा
वो बता के भी मतलब नहीं है, मतलब आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करो आंसर तो एक ही आने वाला है। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है वहाँ H+ आयंस अटैक हो जाएंगे और जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है वहाँ पे OH। तो दो अल्कोहल फॉर्म हुए कौन, दो डिफरेंट CH3 CH2OH प्लस CH3OH। समझ में आई बात? इस तरह मतलब आप किसी भी ईथर को, किसी भी ईथर को सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, किसी भी ईथर को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ हॉट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं तो दो क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल। तो अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो टू सेम, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो टू डिफरेंट अल्कोहल फॉर्म होते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट इसमें दूसरा ये हो गया, इसमें दूसरा अभी इसमें सेकंड रिएक्शन, इसमें सेकंड रिएक्शन बी, रिएक्शन विथ PCl5। ईथर को PCl5 के साथ रिएक्ट करना है, PCl5 के साथ रिएक्ट करना है। तो इधर देखो ईथर प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हीट करते हैं अपन तो आप लोगों अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होने के चांसेस है। अब सिमेट्रिकल है तो सेम फॉर्म हो जाएंगे, सेम इसी तरह इसके जो पहले रिएक्शन में हुआ वही, और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा POCl3, राइट, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो अभी यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ इसका अपन सिमेट्रिकल के केस में लेंगे। सिमेट्रिकल ईथर अगर लेते हैं, सपोज ऐसा ले लीजिए और यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन हो गया, तो सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल, बहुत इजी सिंपल टेक्निक है। यहाँ भी ब्रेक करो, यहाँ भी ब्रेक करो, इधर एक Cl इधर एक Cl, तो PCl5 में से दो Cl जाने के बाद यहाँ बचा क्या, एक Cl इधर एक Cl इधर जाने के बाद बैलेंस क्या है यहाँ पे PCl3। बस इसको इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ मिला के प्रोडक्ट लिख दो, क्या हो CH3Cl। कितने हैं ऐसे, दो CH3Cl CH3Cl, और बीच में क्या है POCl3 प्लस POCl3। ओके, उसी तरह अगर अनसिमेट्रिकल लेते हैं आप, अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं तो अभी देख लीजिए CH3 CH2O CH3, हाँ PCl5 हीट करना है आपको। हाँ अभी सेम मैंने जैसे बोला वैसे यहाँ ब्रेक करो, यहाँ पर इधर एक Cl इधर एक Cl और बचा वाला PCl3 बीच में लिख दो, सेपरेट करके लिख दो CH3 CH2 Cl प्लस CH3 Cl प्लस POCl3। ओके, ये हो गया दूसरा AB, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड में AB हो गए। अभी तीसरा है C, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ नेक्स्ट क्लास में ही आएगा।